नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कोरोना रिटर्न्स, क्या कोरोना की वापसी भारत में हो रही है? बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार इस विषयों पर अब चर्चा की जा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार की बैठक और दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में 2 नए मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। हालांकि ये नया वेरिएंट नहीं है, पुराना ही वेरिएंट है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी। बुधवार को 2 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। रायपुर के रहने वाले ये दोनों मरीज हैं। बुधवार को 1003 सैंपल्स की जांच हुई थी। आपको बता दें कि पॉजिटिविटी दर अब 0.2% पर पहुंच गई है। 0.2% पॉजिटिविटी रेट छत्तीसगढ़ के लिए। हालांकि कल जो आंकड़ा सामने आया था उसमें 0% पॉजिटिविटी रेट देखने को मिली थी, लेकिन अब चूंकि 2 नए मामले राजधानी रायपुर से सामने आ चुके हैं, इसलिए राजधानी वासियों से यही अपील कि अपने स्तर पर सावधानी बरतना शुरू कर दें। और दुर्ग से बड़ी जानकारी, जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। रेलवे स्टेशन में यात्रियों से जानकारी ली जा रही है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। टीकाकरण के लिए फिर से शिविर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि लोगों को मास्क लगाने की भी सलाह दी जा रही है। तो दुर्ग से बड़ी जानकारी, जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से जानकारी ली जा रही है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टीकाकरण पर जोर। टीकाकरण के लिए फिर से शिविर लगाए जाने हैं और उसको लेकर अब तैयारियां भी शुरू की जा रही हैं। लोगों को मास्क लगाने की एक बार फिर से अब सलाह दी जाएगी, क्योंकि अब जरूरी है कि कोविड गाइडलाइंस का जमीनी स्तर पर पालन करवाया जाए। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, एक तरफ राजधानी रायपुर में 2 नए मरीजों की पुष्टि, तो दूसरी तरफ दुर्ग में भी सावधानियां बरतना शुरू हो गई हैं। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। देवव्रत, कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पहले से ही अलर्ट थी, अब भी सावधानी बरती जा रही है, लेकिन अब बड़ी बात यही कि नए वेरिएंट की पुष्टि अगर भारत में हुई है तो जरूरी है कि जमीनी स्तर पर लोग और ज्यादा सतर्क रहें। कि बिल्कुल नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है और अब ज्यादा सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोशिशें की जा रही है, लेकिन अब आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अभी चीन की जो भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, तो ऐसी स्थिति देश में न बने, इसलिए एक तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अब अलर्ट मोड में सभी राज्यों को रहना है। लिहाजा छत्तीसगढ़ में भी ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि कल ही हमने राहत की बात कही थी कि एक तरह से पिछले 7 दिनों से जब कोई भी कोविड पेशेंट नहीं मिला है, तब एक तरह से प्रदेश के लिए राहत की बात थी कि जो 7 दिनों तक के जो पॉजिटिविटी दर थी वो 0% आ गई थी। और अभी फिर एक बार जो दर है वो बढ़ गई है, क्योंकि 1003 मरीजों के सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 2 पॉजिटिव मिले हैं और ये दोनों संक्रमित जो है वो राजधानी रायपुर के हैं। राहत की बात यह है कि 27 जो बाकी जिले हैं वहां अब भी कोविड के एक भी पेशेंट नहीं मिले हैं। तो एक तरह से ये राहत की बात जरूर है, लेकिन सतर्कता नहीं छोड़नी है और इसके लिए चाहे वो नगर निगम की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, सभी को मिलकर के काम करना है। इससे पहले भी जब कोविड का वक्त आया उस दौरान हमने देखा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर निगम और तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के साथ आम जनता ने भी लॉकडाउन के दौरान सहयोग किया। और अब क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो बदल रही हैं, फिर एक बार चीन की जो स्थिति है वो भारत में ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर कदम उठाने बहुत जरूरी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता भी इसमें वैसे ही भागीदारी निभाएगी जो इससे पहले निभाती आई है। जी बिल्कुल, यही उम्मीद कि जनता का सहयोग इस बार भी मिले और इस महामारी से हम एक बार फिर से लड़ सकें, जीत हासिल कर सकें। लेकिन देवव्रत, एक और मुख्य बात इस बीच ये भी है कि अब जैसे पिछली बार हुआ था सेकंड वेव, फर्स्ट, थर्ड वेव के दौरान, जहां पर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग करवाई जा रही थी, जरूरी है कि रायपुर में भी इस तरह के कदम उठाए जाएं। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह के कोई निर्देश अभी तक? जी, अभी तक के जो ट्रांसपोर्टेशन एरिया है, चाहे वो बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, वहां के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या फिर जिला प्रशासन द्वारा कोई ऐसे दिशा निर्देश विशेष रूप से जारी नहीं किए गए हैं।
लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति बन रही है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसके लिए भी निर्देश जारी हो जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय जिला प्रशासन को करना है। लिहाजा सारे जो दिशा निर्देश हैं वो कलेक्टर के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। अब ऐसे में जरूरी ये है कि रायपुर कलेक्टर की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं वो जल्द से जल्द जारी किए जाएं। हालांकि जो रायपुर एयरपोर्ट की बात है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन ये होता है और जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उसके ही अधीन किए जाते हैं। तब एयरपोर्ट में क्या व्यवस्था होनी है, क्या कुछ इसमें व्यवस्थाएं करनी है और ट्रैकिंग किस तरह से करनी है, जो यात्री विदेश से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग किस तरह से की जानी है, ये तमाम चीजें जो है वो स्वास्थ्य विभाग के कोऑर्डिनेशन से होनी है। लिहाजा एयरपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग और जो रेलवेज के अधिकारी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि कब तक यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाता है और इसके बाद एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर किस तरह की हिदायतें दी जाती हैं, क्योंकि अब तक ये देखा गया था कि रियायतें बहुत सारी मिली थी कोविड को लेकर के, लेकिन अब पुराने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के निर्देश एक तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तब हो सकता है कि कई सारी जो बंदिशें हैं वो एक बार फिर से लागू हो जाएं और उसको लेकर के आने वाले दिनों में दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जी ठीक है, यानी कि यही कोशिश है सरकार की तरफ से कि आगे संक्रमण ना फैले। देवव्रत, एक और चीज जिसका मैं जिक्र करूंगी कि 2 नए जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी भी पुष्टि हो चुकी है और अब सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि ये संक्रमण आगे ना पसरे। सही मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, दुर्ग पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रदेश में सबसे पहले देखा जा रहा है कि वहीं पर स्टेशंस पर चेकिंग की शुरुआत हो रही है। टीकाकरण के लिए कैंप लगाने की बात एक बार फिर से उठने लगी है। क्या कुछ जानकारी इस क्षेत्र को लेकर? देखिए, अभी खतरे जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी यदि इस तरह का कोई संक्रमण है तो वो फैले ना। और यही वजह है कि अभी जो निर्देश जो प्राप्त हुए हैं कि हम जो भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र है, चाहे रेलवे स्टेशन की बात किया जाए, चाहे बस स्टैंड की बात किया जाए, जहां पर लोगों के अधिकाधिक आने जाने वाले लोग रहते हैं, वहां पर लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि जो कोई बाहर से आया है उसका पता चल सके। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो टीकाकरण के अभियान को फिर से आरंभ करने की बात कही जा रही है ताकि जो बचे हुए लोग हैं उनका टीकाकरण 100% हो सके, क्योंकि पहले टीकाकरण प्रथम चरण का तो लोग लगवाए थे, दूसरे चरण में थोड़ी सी लोगों की दिलचस्पी कम रही थी तो वो कम हुआ। उसके बाद बूस्टर जो डोज लगना था वो भी नहीं लग पाया। तो एक अब सभी जगह पे जिले में कैंप लगाकर ये जितने भी टीकाकरण के जो छूटे हुए क्षेत्र हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, उनको टीकाकरण लगाया जाएगा और साथ में जो बाहर से आने वाले हैं उनकी ट्रेसिंग की जाएगी ताकि कोई खतरा ना रहे। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि कोरोना जो है वो बाहर से आ रहा है, चीन में फैला हुआ है, तो सबसे पहले भारत सरकार को जो चीन से फ्लाइट्स आ रही है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए, उनको क्वारंटाइन करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अभी ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं और लेकिन एहतियात जरूर बढ़ती जा रही है और सावधान रहने की अपील की जा रही है। जितने भी लोग हैं उनको फिर से ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, मास्क जरूर लगाएं और जो है खुद सावधान रहें, जागरूक रहें ताकि यदि कोई इस तरह के लक्षण भी आते हैं, कोई संक्रमण आता है तो उसको रोक सकें। चलिए, अपने स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। देवव्रत, आप बने रहेंगे हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग की बात करेंगे। जामगांव में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से कई बड़े मुद्दों पर बात की और इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के खतरे पर बोलते हुए कहा कि सरकार को सबसे पहले तो चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहीं वंदे भारत ट्रेन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों की ट्रेन नहीं है। लेके हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाथन तो सबसे पहले भारत सरकार को करना चाहिए कि चीन से जो प्लेन आ रही है या वहाँ के लोग आ जा रहे हैं उसको पहले बंद करना चाहिए। यहाँ के लोगों को डराने से पहले थोड़ी होगा, वो पहले सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ करे, वहाँ की फ्लाइट है वो बंद करे या वहाँ के जो लोग आए हैं उसको क्वारंटाइन में रखें, वो काम पहले होना चाहिए। थैंक यू। देखिए, वंदे भारत है वो बड़े लोगों के लिए, मध्यम श्रेणी या गरीब लोगों के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में 30 से 35 ट्रेनें रद्द कर दी, स्टॉपेज है उसको बंद कर दिए। जो 50-100 साल से जहाँ जहाँ स्टॉपेज थे, जो ट्रेनें रुकती थी, अब वो बंद कर दिए गए। तो गरीब लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया है और इसे किराया इतना बड़ा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है
उसी समान ये भी पहुंचती है, लेकिन रेट सबसे ज़्यादा क्यों? जो 6 वंदे भारत शुरू किए हैं, सबसे स्लो स्पीड इसी का है, तो इसका कोई लाभ तो होना नहीं, बल्कि लोगों की जेब से पैसा। आगे बढ़ते राजधानी रायपुर से ही अगली बड़ी खबर है। आज बड़ा प्रदर्शन करने वाले एसआई भर्ती के लिए आपको बता दें कि परीक्षा के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर राजधानी में जुटेंगे और एसआई भर्ती परीक्षा की तिथि की मांग को लेकर प्रदर्शन ये होगा। चयनित प्रतिभागी 5 महीने से प्रारंभिक परीक्षा के इंतजार में हैं। व्यापम ने अब तक परीक्षा की नई तिथि जारी नहीं की है। तो एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी आज बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में राजधानी में एक साथ जुटेंगे और परीक्षा की तिथि की मांग को लेकर प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। तो व्यापम ने अभी तक परीक्षा की नई तिथि जारी नहीं की है, इसको लेकर अब चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका हम रुख कर लेते हैं। देवव्रत, एसआई भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर ये प्रदर्शन और लगातार हम युवाओं की चिंता भी समझ सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर रोजगार की चिंता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द परीक्षा हो ये भी जरूरी है। जी बिल्कुल, कोविड काल का असर एक तरह से अभ्यर्थियों पे पड़ा है। उनके 2 साल एक तरह से बर्बाद हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन नहीं हो पाया और इस वक्त प्रदेश में आरक्षण को लेकर के विवाद चल रहा है। और इस बीच एसआई अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाए, परीक्षा का आयोजन किया जाए। कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, ये जो पूरा प्रदर्शन है आज क्या? सर, सबसे बड़ी चीज ये है कि भर्ती प्रक्रिया 2018 से शुरू हुई है, जो अभी तक के कंप्लीट नहीं हो पाई है। सिर्फ एक ही स्टेप कंप्लीट हुआ है। हम ये आज धरना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी शेड्यूल के साथ पूरा किया जाए। तो अभी क्या जवाब आ रहा है सरकार की? सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार बोल रहा है कि आरक्षण में फंसा हुआ है, तो हम लोग को आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। जैसा भी हो शेड्यूल जारी करे कि कब तक एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा एसआई का, जितना भी स्टेप है वो पूरे प्रक्रियाएं है वो तो आरक्षण के अनुसार ही चलेगी, तब तो रोस्टर बनेंगे, तब तो भर्तियां होंगी। तो ये मसला भी सुलझना चाहिए। आरक्षण बहाना है, सरकार को भर्ती नहीं कराना है। अगर आरक्षण नहीं बहाना था तो नोटिफिकेशन कैसे आया पीएससी का, कैसे प्रीलिम्स की डेट आई, कैसे मेंस की डेट आई? और फिर ये जब एसआई भर्ती 4 साल से अटकी हुई है, तब पीएससी 4 साल से नियमित हो रहा है और एसआई की भर्ती 4 साल से एक भी बार नहीं हुई है। कारण आरक्षण सिर्फ बहाना है, सरकार को भर्ती नहीं कराना है। अच्छा, तो अब क्या करने वाले हैं? आज क्या रणनीति आप लोग बनाए हैं? कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? सर, यहाँ से कम 500 की भीड़ आने वाली है अभी, और 1 दिवसीय धरना है। सरकार को 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम देंगे हम लोग कि 31 दिसंबर के पहले एसआई का पूरा शेड्यूल जारी करे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा यहाँ पे। तो ये अभ्यर्थी जो है वो आने शुरू हो गए हैं और आज तकरीबन 500 की संख्या रहेगी जो अभ्यर्थी एसआई भर्ती परीक्षा में। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भर्ती नहीं निकाली जा रही है, परीक्षाएं नहीं ली जा रही है और इसका सीधा असर इनके करियर पर पड़ रहा है और इसलिए ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। एक तरह से अल्टीमेटम भी सरकार को देने की बात कही जा रही है। देखना ये होगा कि इस पर इसका असर कितना सरकार पर पड़ता है, क्योंकि फिलहाल कई तरह के विवाद छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं और भर्ती परीक्षाएं जो है वो रुकी हुई हैं। देखना ये होगा कि एसआई भर्ती परीक्षा कब तक ली जाती है, क्योंकि एक बार व्यापम द्वारा ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी, अब इस हड़ताल का पड़ता है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। शहर में शाम को पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। 25 दिसंबर तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। शहर की 16 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। 4 दिनों तक पाइपलाइन की सफाई होनी है। मायापुर, केदारपुर, मणिपुर 1-2 और नमना कला 1-2, नवागढ़, महामाया, तमाम वो क्षेत्र आपको बता रहे हैं जहां पर पानी की सप्लाई आज बाधित रहेगी। तो अंबिकापुर से ये जानकारी। शहर में शाम को पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। 25 दिसंबर तक यही स्थिति रहेगी। शहर की 16 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। तो 4 दिनों तक पाइपलाइन की सफाई चलेगी और इस काम के चलते लोगों को जल संकट से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि पानी की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित रहने वाली है। सहयोगी श्रवण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख लेते हैं। श्रवण, कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है, लेकिन क्या निगम की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए अवंतिका, जो नगर निगम है वो नगर शहर के 2 टाइम पानी सप्लाई
करते थे, एक सुबह को पाली में, एक शाम को पाली में। लेकिन अभी जो है नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि 4 दिनों तक शाम पाली के जो पानी सप्लाई किया जाता था उसे बंद कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो तकिया जो पावर प्लांट है वहां पर जो पाइपलाइन में कीचड़ फंस गए हैं, काफी उसमें गंदगी है। इस वजह से जो पानी जिस प्रेशर से फिल्टर प्लांट में आना चाहिए उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए जो है पानी की कमी हो जा रही है। वार्डवासी जिससे लोग परेशान थे कि सही पानी का सप्लाई नहीं किया जा रहा था, जिसको देखते हुए नगर निगम ने ये निर्णय लिया है कि 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक जो है वो तकिया फिल्टर प्लांट की साफ सफाई की जाएगी। जो वहां के एनी कट बनने में जो कचरा फंसा हुआ है उसकी सफाई की जाएगी। हालांकि नगर निगम ने दूसरी पाली में टैंकर की व्यवस्था की है कि किसी तरह की वार्डवासियों को समस्या ना हो, पानी उनको मुहैया किया जा सके। ये भी व्यवस्था नगर निगम की तरफ से किया गया है। लेकिन अभी तो 4 दिनों तक जो पानी दूसरी पाली की नहीं आएगी, इससे लोग को काफी खासा परेशानी उठाना पड़ सकता है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कि लोगों को फिलहाल जल संकट से जूझना पड़ेगा। आगे बढ़ते कवर्धा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जल संसाधन विभाग की लापरवाही सामने आई है। बांध का पानी नहर में छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि नालियों में नहर का पानी बहने लगा है। 15 दिनों से नाली में नहर का पानी बह रहा है। पंडरिया की क्रांति जलाशय का यह मामला। तो कवर्धा से जानकारी, जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही। तस्वीरें देखिए, बांध का पानी नहर में छोड़ा गया और नालियों में अब नहर का पानी बह रहा है। सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल अविंतिका, जिस तरह से अभी किसानों को पानी की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी लापरवाही बरतते हुए जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है नहरों में पानी छोड़ दिया गया है, जिसका जो पानी जो है नालियों में बह रहा है। और ये स्थिति जो है 1-2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 15 दिनों से बनी हुई है। बावजूद इसके जल संसाधन विभाग है उनके द्वारा किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गेट को बंद करने की दिशा में कोई पहल नहीं हुई अभी तक। बार बार जबकि लोगों ने कहा कि पानी की जरूरत किसी को नहीं है, इस तरह से पानी की बर्बादी ना हो, बावजूद इसके इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लगातार जो है पानी जो बांध से बहकर नालियों में जा रहा है। वंदिका, ठीक है, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से जल संसाधन विभाग की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है। शुक्रिया आपको मनीष जानकारी के लिए। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर। मधुमक्खियों ने शासकीय कार्यालय में डेरा जमा लिया है। कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत आने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि शासकीय कार्यालयों में आने वालों पर मधुमक्खियां हमला कर सकती हैं और इसी वजह से लोग यहां पर आने से भी डर रहे हैं। कोंडागांव की तस्वीरें हैं। मधुमक्खी ने शासकीय कार्यालय में डेरा जमा रखा है। कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत आने वाले लोगों में दहशत है। मधुमक्खी उन पर हमला ना कर दे, इस वजह से लोग डरे हुए हैं। और अब मुंगेली से बड़ी खबर। लोरमी में अवैध खनन परिवहन पर कार्रवाई हुई है। एसडीएम और राजस्व की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 7 हाईवा और 1 पोकलेन वाहन जब्त किया जा चुका है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर मुरुम के अवैध खनन पर कार्रवाई हुई है। अधिकारियों को देख गाड़ियों को छोड़कर ड्राइवर वहां से भाग निकले। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर है। सीमेंट ईंट फैक्ट्री में नाबालिग के हाथ कटने का मामला सामने आया था। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि कलेक्टर की तरफ से निर्देश जारी हो चुके हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी की जाए। मिक्सर मशीन में हाथ फंसने से नाबालिग का हाथ कटा था। कलेक्टर बस्तर के निर्देश पर श्रम विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पीड़ित नाबालिग को भी मुआवजा देने के निर्देश जारी हो चुके हैं। और अब रुक करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का।